आज हम वन एवं वन्य प्राणी संसाधन अध्याय का तीसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने वन और वन्य प्राणियों के बारे में विविध जानकारी प्राप्त की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जीव संरक्षण के कानूनी प्रावधान, वन संपदा और वन्य जीव उपयोगिता, वन्य जीव और जैव विविधता की उपयोगिता इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों तथा कानूनी प्रावधानों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय नियम। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जब दो या अधिक राष्ट्र समूह नियम बनाते हैं तो वे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन, 1971 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स का कन्वेंशन तथा 1972 में विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण और रक्षा अधिनियमों की स्थापना की गई। दूसरा वर्ग है राष्ट्रीय नियम। बच्चों, भारत विश्व के उन देशों में से है जिसमें पर्यावरण तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रावधान संविधान में किया गया है। संविधान की धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 और 51A वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियमों की व्याख्या करता है। इसके अलावा वर्ष 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड के गठन के बाद वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सरकार का रुख भी गंभीर हुआ है। इसके अलावा वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972, नियमावली 1973 और संशोधित एक्ट 1991 के अंतर्गत पक्षियों तथा जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वन्य जीव और जैव विविधता की उपयोगिता के बारे में। प्राकृतिक आवासीय वातावरण में विकसित होने वाले पौधे और जंतुओं को वन्य जीव कहा जाता है। इस प्रकार पादप और जंतु वन्य जीवों के दो भाग हैं और ये जैवमंडल के विभिन्न अंग भी हैं। ये हमारी धरा पर अमूल्य धरोहर है। वन्य जीव सदियों से हमारे सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे हमें भोजन, वस्त्र, खालें, आवास इत्यादि चीज़ें प्राप्त होती हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले पादप की बात करते हैं। हमारे देश की जलवायु विषम है। वस्तुतः संसार में जितने भी प्रकार की जलवायु है वह सभी जलवायु भारत में देखने को मिल जाती है। यही कारण है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन्हें हम 8 वनस्पतिक क्षेत्रों में बांट सकते हैं। सबसे पहले पश्चिमी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र की बात करते हैं। इसका विस्तार कश्मीर से कुमाऊं तक है। यहाँ चीड़, देवदार और कोणधारी वृक्षों का फैलाव है। अगला है पूर्वी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र। यहाँ ओक, छोटी बेंत तथा फूलों वाले सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। फिर है असम वनस्पतिक क्षेत्र। यह ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के बीच स्थित है। यहाँ सदाबहार वनों के बीच घने बांसों एवं लंबी घासों के झुरमुट मिलते हैं। अगला है सिंधु मैदान वनस्पतिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात शामिल हैं। बबूल, नागफनी, खेजरी तथा ओक आदि यहाँ के मुख्य पौधे हैं। इसके अलावा गंगा की मैदानी वनस्पतिक क्षेत्र, अरावली से बंगाल और उड़ीसा के बीच के क्षेत्र इसमें आते हैं। यहाँ दूर दूर बांस, साल, खैर और तेंदू के वृक्ष पाए जाते हैं। दक्षिण का पठारी वनस्पतिक क्षेत्र, इसमें पूरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र शामिल किया जाता है। यहाँ पतझड़ वाले वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगला है मालाबार वनस्पतिक क्षेत्र। इसमें पश्चिमी
तटीय क्षेत्र को रखा गया है। यहाँ गरम मसाले, सुपारी, नारियल, रबर तथा चाय और कॉफी के वृक्ष मिलते हैं। इसके बाद है अंडमान वनस्पतिक क्षेत्र। यहाँ पर सदाबहार, अर्ध सदाबहार और समुद्र तटीय जंगलों को रखा जाता है। अब बात करते हैं जंतु की। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता के सर्वेक्षण के अनुसार हमारे यहाँ पर 89,451 जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कई लुप्त होने के कगार पर हैं। इनके संरक्षण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसके लिए 89 उद्यान तथा 400 वन्य प्राणी उद्यानों का विकास किया गया। इसके अंतर्गत सम्मिलित रूप से 1.56 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल है। बच्चों, हमारा देश जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है। इसकी गणना विश्व के 12 विशाल जैविक विविधता वाले देशों में की जाती है। यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। बच्चों, राष्ट्र के स्वस्थ जैव मंडल एवं जैविक उद्योग के लिए समृद्ध जैव विविधता अनिवार्य है। जैव विविधता से हम आप परोक्ष एवं अपरोक्ष लाभ उठाते हैं। जैव विविधता हमारे लिए भोजन, रेशें, रबड़ और लकड़ियों का साधन है। बच्चों, भारत में 33% पुष्पीय पौधे भारतीय मूल के हैं। इसी प्रकार 53% स्वच्छ जल मछली पाई जाती है। इसके साथ साथ 30% रेंगने वाली प्रजाति तथा 10% स्तनपायी प्रजातियां पाई जाती हैं। इन सभी पादपों और जीवों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वन और वन्य जीवों का संरक्षण करें तथा सरकार को भी मदद करें। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। बच्चों, विश्व की 1 लाख कीट पतंगों की जातियों में से 60,000 जातियां भारत में हैं। आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयाँ पादप, जंतु और खनिजों से ही तैयार की जाती है। आयुर्वेद भारतीय इलाज पद्धति है, जो कि विश्व की प्राचीन पद्धतियों में से एक है। इसके अलावा हमें यह भी जानना चाहिए कि भारत वन विकास में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। हमने उत्तराखंड में हुए चिपको आंदोलन के बारे में जाना था। उसमें हमने यह भी जाना था कि किस तरह गौरा देवी के नेतृत्व में अन्य महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर पेड़ों को कटने से बचाया था। इसी तरह राजस्थान की अमृता देवी ने भी 1731 में राजा के आदेश को दरकिनार कर वनों से लकड़ी काटने वालों का विरोध किया था। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने जीव संरक्षण के कानूनी प्रावधानों को जाना, वन संपदा और वन्य जीवों की उपयोगिता के बारे में चर्चा की, वन्य जीव और जैव विविधता की उपयोगिता के बारे में भी अध्ययन किया और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।